ये वालों ने साबित कर दिया कि इन कठपुतलियों का असल औकात क्या है। हमें ये पता है कि किन गाड़ियों में पैसे भर के इन दोनों हलकों में बांटे गए रात को और किन गाड़ियों में आज बांटे जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सारा दिन से जो ख़बरों का एक नया एंगल है वो ये है कि सेनेट इंतखाबात से पहले जहांगीर तरीन जो हैं वो सियासत में मुतहरक हो गए और एक मीटिंग जो फैसलाबाद के अंदर हुई उसकी तस्वीर भी सामने आई और सारा दिन ख़बरों का घूम फिर के महवर ये था कि सेनेट से पहले वोट पूरे करने हैं हफीज़ शेख के और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो जहांगीर तरीन को मिल गई है। ये बात कुछ अनहोनी भी नहीं लगी क्योंकि जहांगीर तरीन का गुज़श्ता इंतखाबात के बाद एक्चुअली रोल कुछ ऐसा ही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ में या पंजाब में नंबर्स पूरे नहीं थे और नंबर्स पूरे करने के लिए वो जहाज़ में लाद के बंदों को लाना, फिर उनको वो PTI का फ्लैग पहनाना और इमरान खान के साथ खड़े होकर बनी गाला में उनकी तस्वीर और शमूलियत का ऐलान, ये एक प्रोसेस था जो 2018 के इंतखाबात से पहले भी, जब उनकी पार्टी अभी एक तंजीम नौ के मरले से गुजर रही थी और फिर इंतखाबात के बाद भी जब MNAs और MPs की तादाद पूरी नहीं थी, उसके अंदर जहांगीर तरीन, इनका जहाज़ और बनी गाला की वो मीटिंग की तस्वीर वो एक बाकायदा फ़ीचर के तौर पर रेगुलरली सामने आती रही। तो आज भी जब ये ख़बर आई तो लगा ये कि वाकई ऐसे ही है, क्योंकि शायद यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो टफ़ टाइम दे रहे हैं हफीज़ शेख को। हफीज़ शेख आउटसाइडर हैं, वो किसी एक जमात के हैं ही नहीं है, वो बस उनको मौका मिल जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का तो मुशर्रफ के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, इवन केयर टेकर सेटअप में भी उन्होंने कोशिश की, नून लीग ने मुखालफत कर दी, उनको मौका नहीं मिला, और अब PTI के साथ भी। तो वो एक डामाडोल है कि पता नहीं उनके नंबर्स पूरे होंगे कि नहीं। तो हो सकता है जहांगीर तरीन को ये जिम्मेदारी दे ही दी गई हो। और हफीज़ शेख के मामला जहांगीर तरीन से हैं भी अच्छे, जो इस वक्त चाहे क्रेडिट है उनका या डिसक्रेडिट है उनका, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा तनकीदी मेरी नज़र से इनको देखता हूँ, गवर्नर स्टेट बैंक भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी, लेकिन इनको दोनों को लाने के अंदर एक हिस्सा जो है वो जहांगीर तरीन का है। तो इनकी ज़िम्मेदारी अच्छाई या बुराई दोनों उनके कांधों के ऊपर भी आएगी। लेकिन जब हमने उनसे रब्ता कायम किया अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैं वाक़तन ये सोच रहा था कि जहांगीर तरीन ये नंबर्स पूरे करने के माहिर हैं तो वो बाकायदा यही काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका जवाब था कि मैं तो लोधरा में बैठा हूँ और सियासी तौर पर मुतहरक नहीं हूँ और अपनी निजी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ। ये मतलब बाकायदा ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर मैं चला सकता हूँ। मैंने कहा कि आ जाएँ, कहते हैं नहीं अभी ज़ाती ज़िंदगी मज़े में है तो अभी TV शीवी से दूर हूँ, यही काम बेहतर है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सियासत से दूर है अभी। मेरा तासुर तो उनसे गुफ्तगू करने के बाद यही है कि सियासी मामलात में वो उतना अभी मुतहरक है नहीं है जितना तासुर सारे दिन से मौजूद है। और वो फिर हमने वो रिपोर्टर्स वगैरह से चेक किया कि किसने किसको फ़ोन किया था, क्या कोई PTI चेयरमैन ने ज़िम्मेदारी लगाई थी या हफीज़ शेख ने कोई दरख्वास्त की थी। तो ये चीज़ अभी इस्टेब्लिश हो नहीं पाई किसी ज़रिए से। क्या सराई के ऊपर मबनी खबर चलनी शुरू हुई है और हो सकता है उनका वो जो एक ताल्लुक़ मौजूद है माजी वाला उसी बिना के ऊपर, क्योंकि ये किसी ज़माने में इकट्ठी वजारत चलाते रहे कि एक मिनिस्ट्री एक के पास थी, दूसरी मिनिस्ट्री दूसरे के पास थी, तो उस ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर क्या सराई से ये खबर चलनी शुरू हुई और बस फिर सबसे पहले वाली दौड़ लगी और सब ने चलानी शुरू कर दी। ख़ुद वो जिनके मुतल्लिक़ ख़बर है वो इससे अभी तक इनकारी हैं। वो कहते हैं कि मैं ज़ाती ज़िंदगी इंजॉय कर रहा हूँ, सियासी तौर पर भी मुतहरक नहीं हूँ। और लोधरा में इस वक्त वो फैसलाबाद वाली उनकी मीटिंग की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो कहते हैं कि शायद किसी जगह पे वो कोई किसी से मिलने के लिए ज़ाती तौर पर गए थे, तो उसकी तस्वीर। एक प्रोग्राम हमने कुछ अर्सा पहले जहांगीर तरीन साहब से किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 और 18 की जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स थी, अगर थोड़ी रिफ्लेक्शन देखनी और जहांगीर तरीन ने उसमें क्या रोल अदा किया था तो इस क्लिप से नज़र आएगी, दिखाइएगा। 13 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमने टिकट दिए हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, 3rd, 4th, 5th थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हो मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात फिर बहुत इसमें पार्टी में एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ जिसकी बुनियाद है जो मेरी मुखालफत है ना, वो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन पार्टी टेक ओवर करता है।
क्यों? क्यों ये अपने लोग लेके आ गए। बाबा मेरे अपने लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं। अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स और बता देता हूँ। इस दफ़ा कुछ 67 हम इलेक्टेड जीते 67, ठीक है सर। उसमें से 80% लोग पॉलिटिकल फैमिलीज़ के हैं, 80%। और अगर उसमें से आप एक और सांचा सीव लगाएं कि जी वो कितने लोग हैं इसमें से जो पॉलिटिकल फैमिली से भी है मगर 2013 के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, वो 60% है। और उनको आप तोड़ के लाए? जी, कुछ बहुत ज़्यादातर को मैं लाया, और लोग खुद भी आए, और लोग भी लेके आए। मगर ये सोच लें कि इस वक्त जो असेंबली बैठी है पंजाब में से 60% वो लोग हैं जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ के हैं, 60%, और 2013 में हमारे साथ नहीं थे। इस तरह से यहाँ पे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। एक एक मोती चुन के हमें हार बनाना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर गले में पड़ता है। ये वो इंटरव्यू है जिसके अंदर वो पूरी स्टैटिस्टिक्स के साथ 2013 और 18 का मुवाजना और जिन बंदों को वो तोड़ कर लाए, जिनको वो इलेक्टेबल्स कह रहे हैं या सियासी घरानों से कह रहे हैं, जीते हुए घोड़े, उनका वो तस्करा कर रहे हैं। इस वक्त सारी गॉसिप यही है कि वो जीते हुए घोड़े जो जहांगीर तरीन लाए थे वो जहांगीर तरीन का ग्रुप है। इसके ऊपर मैं अभी राय देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि वाकई वो सारा जहांगीर तरीन का ग्रुप है या वो अब वो इमरान खान या पीटीआई का ग्रुप बन चुका है, क्योंकि ये तकसीम अभी इस इलेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत पेश आएगी। एक सीट है जिसके ऊपर MNAs ने वोट डालना है हफीज़ शेख के लिए, तो वो हफीज़ शेख को क्यों डुबोना चाहेगा कोई इस वक्त? फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ा एक झटका देना हो अगर पीटीआई की हुकूमत को, तो फिर इस तरह की बात सोची जा सकती है, अदरवाइज़ बज़ाहिर इसका तासुर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, PMLN से, आपको खुशामदीद कहता हूँ। उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियालकोट से हमारे साथ हैं, और मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदराबाद से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा जी प्रोग्राम में। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, आपको हमने एक बड़ी मज़े की खबर सुनाई है, आपकी जमात से रिलेटेड नहीं है, आप इस पर तबसरा करना चाहेंगे, फिर मैं उस्मान डार साहब की तरफ जाऊँगा। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो ये जो आपने अभी क्लिप चलाया, मेरे ख्याल में ये क्लिप जो है वो हर चीज़ की अक्कासी कर रहा है, और ये बातें जब हम करते थे तो कोई नहीं मानता था। इसी प्रोग्राम के अंदर आपके उन्होंने ये भी कहा कि इनका धरना फेल हो गया था, तो मैंने ओन चौधरी को कहा कि निकाल 50 लाख रुपया, मैं ज़रा इनका धरना चला के दिखाऊं। तो वो भी एक क्लिप है जिसके अंदर वो सारी दास्तान सुनाते हैं कि धरना कैसे चला था। 50 लाख वाली बात इसमें है कि नहीं, मुझे जी शायद जी, अगर आपके नहीं तो किसी और में, मगर क्लिप तो मिल जाएगा, वो चलाया जा सकता है। ये इन्हीं का था। तो एक तरफ वो खुद ये कह रहे हैं कि हम जोड़ तोड़ करके लोगों को लेकर आए जो हमारे लोग नहीं थे, हम सियासी यानी किसी सियासी खानदानों का मतलब है, या पीपल्स पार्टी के थे या PMLN के थे या क्यू के थे। नहीं, देखिए इस पे एक मज़े की बात है, 2002, 2008, 13 और 18 बाज़ लोग ऐसे हैं कि 4 इलेक्शन 4 मुख्तलिफ जमातों से लड़े जी, और आप लोगों ने भी उनको टिकट दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया, मुशर्रफ ने भी दिया, और अब PTI ने भी दिया जी। एक तो वो जीते हुए घोड़े जी। मैं ये समझता हूँ जी कि एक तो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने भी दिया जी, मैं वही आपको बताने लगा हूँ ना कि अगर हम होलियर देन दाओ हमें क्लेम नहीं करने चाहिए। मैं तो इस पर्सनली इस हक में नहीं हूँ कि ऐसे लोग जो हर चुनाव में किसी जीती हुई पार्टी के साथ भागने के लिए तैयार हों, चाहे वो विनिंग हॉर्सेस हों, उनको साथ में लाया जाए। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, पार्टी का ख्याल हर दफ़ा मुत्तफिक नहीं होता इससे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको हिपोक्रेसी नहीं दिखानी चाहिए, और कम से कम आपको आके दूसरों पे कि ये इस तरह की सियासत करते हैं, ये जोड़ तोड़ की या छांगा मांगा की सियासत करते हैं, इस तरह के फिर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। देखिए, आपका छांगा मांगा तो आपके सामने आ गया, और आज छांगा है या मांगा है ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। सर, वैसे छांगा मांगा आप सबके साथ है, इस ग्रुप का स्लोगन एक ही है, जो जीते उनके साथ। तो ये आपके साथ भी, मुशर्रफ के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, और PTI के साथ। देखिए, बदकिस्मती है ना जी थोड़ी सी। हफीज शेख खुद उनमें से एक मिसाल है। मगर मैं आपको एक जी बिल्कुल हैं जी, मगर मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है। लेकिन उसके साथ जो मैं टॉप पे कह रहा हूँ, देखें स्टेट्समैन का एक ख़ास किस्म का रोल होता है। खान साहब जब कोई बात करते हैं वज़ीर आज़म के तौर पे, तो लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि अगर हमारा वज़ीर आज़म कोई बात कर रहा है तो यही बात। लेकिन वो बात ऐसी कर जाना जो सियासी तौर पे थोड़ी सी एक्सपीडियंट हो, उसके अंदर जितना मर्जी कीचड़ हो, जितना मर्जी गलत बयानी हो, और फिर कहना कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सियासी बयान था, चाहे वो 35 पंक्चर हो, चाहे वो ब्रिगेडियर की टेप हो, वगैरह वगैरह, जो बेशुमार फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम हो या वजीउद्दीन, जस्टिस वजीउद्दीन हो, ये अजीबोगरीब बातें लगती। एक बात मैंने, और अगर आप मैं बुरा ना मनाए तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात की आपने एक क्लिप चलाया जिसके ऊपर आपने कोई तबसरा नहीं किया डॉक्टर फिरदौस आशिक वान साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़ियों में नोट बांटे गए हैं और
तो फिर इसका मतलब है कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी नोट चलते हैं और वोट बिकते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी जी आप सीक्रेट बैलेट कल ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि क्योंकि इन्होंने कहा है कि गाड़ियों में नोटों की गड्डियाँ गई हैं या नोट गए हैं, नोटों के ढेर गए हैं, तो सीक्रेट बैलेट तो ख़त्म करना चाहिए ना जी। फिर इसका मतलब है कि अब हर प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में, नेशनल के इलेक्शन में अंदर आप जाएं, अपना ID कार्ड दिखाएं, अपना वोट दिखाएं, उसकी एक तस्वीर उतरवाएं। बल्कि बेहतर तो ये होगा कि इमरान खान की एक सर्टिफाइड वोट के ऊपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होगी वो वोट काउंट नहीं होगा। ये क्या बात हो रही है? अगर आपने इस केस की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है उसकी भी आपने सुना हो, तो वहाँ हुकूमत ने, अटर्नी जनरल ने ये पोजीशन ली है कि यहाँ पर हुंडी हवाला के जरिए आपको दुबई में पैसे चाहिए, कहीं और चाहिए, वो भी कारोबार होता है। हम लेकिन एक तरफ फैटअप भुगत रहे हैं और हमारे अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आपको हुंडी वाला से पैसा दुबई में चाहिए, तो वो काम होता है यहाँ पे। जी वो और ये देखें, ये डॉक्यूमेंट हो गई, ये बात होगी ना, ये हुकूमत ने एतराफ़ किया है, जो कि डॉक्यूमेंटेड एतराफ़ है अदालत के अंदर अंडर ओथ, और अटर्नी जनरल का बयान, अटर्नी जनरल का यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बयान है ये। अब बात ये है कि आप अपनी सिर्फ सियासी उसके लिए, एक माइनर फतह के लिए, अगर आप रियासत को भी स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हैं ऐसी गुफ्तगू करके, या उसके इंटरेस्ट को स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं मुकदमा पेश करना चाहता हूँ कि 266 कहता है कि इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, वो इलेक्शन जो आइन के तहत होते हैं, जो 3 हैं, नेशनल का, प्रोविंशियल का और सेनेट का। अब आज इन्होंने कह दिया है कि प्रोविंशियल, पहले इन्होंने सेनेट में ये कहा, आज इन्होंने अभी आपने जो क्लिप चलाया उसमें कह दिया कि प्रोविंशियल और नेशनल के इलेक्शन में गाड़ियों के ज़रिए वोट खरीदे जा रहे हैं, तो अब वो भी सीक्रेट बैलेट ख़त्म हो जाएगा। होगा अब ये कि अब आपको बैलेट की जरूरत नहीं, बुनियादी तौर पे ये जो हाइब्रिड रूल है। का शॉट दोबारा निकालिए ना जी, फिर ये चलते हैं उस्मान साहब के पास, उस्मान साहब से लेते हैं। उस्मान साहब तो खुद बाकायदा वजारत छोड़ के बैठे कैंपेन चला रहे हैं, हो सकते हैं इनकी गाड़ी में भी नोट छोड़। नहीं ये ठीक, हमारा कैमरामैन साथ है, चेक करते हैं ये ठीक आदमी है, ये ठीक आदमी, सियासी आदमी, इनकी गाड़ी ना चेक करें कहते हैं तो कर लेते हैं। नहीं मुझे खतरा है मेरी ना चेक करवा दें और कहीं हेरोइन ना 30-35 किलोग्राम निकल आए जी। मुझे डर लगता है जी थोड़ा सा। उस्मान डार साहब, आप फरमाइएगा, कितने नोटों की गड्डियां लेके फिर रहे हैं जनाब आप? जी बल साहब आपके स्टूडियो के बाहर आपको पता ही है मैं किस गाड़ी पे आता हूँ और मेरे क्या हालात हैं, या मैंने क्या नोटों की गड्डियाँ गाड़ी में डालनी है। लेकिन देखिए ये भी एक, तो मैं माजरत चाहता हूँ, जलसों में तकारीर करके मेरा गला बैठा हुआ है, शायद आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी और डॉक्टर साहब आज खुश होंगे कि उस्मान डार का गला काम नहीं कर रहा। आज टॉक शो जो है, नहीं आप मेरे भाई हैं यार, मेरी ख्वाहिश होती है आपसे बात करने की, जो है वो शुला बयानी के जो है ना जुमले पास हो जाते हैं। देखिए मल साहब, सर वो डॉक्टर साहब जो बात वोट खरीदा कैसे जाता है सर, वो भी बताइएगा। हो गई है जी सेनेट के हवाले से, मुझे पता है किसी को एक के दो कौन सा रेट कैसे चलता है देखिए वो देखिए मल साहब, एक के दो वो तो पूरी कौम के सामने अब वीडियो भी लीक होके आ चुकी है। और देखें मेरा सादा आपके लोगों की सर मासूमाना सा सवाल ये है कि कैसे मुमकिन है लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सेनेट का इलेक्शन जीत के आ जाते हैं? क्या वो इन जमातों की लीडरशिप से ज़्यादा पॉपुलर हैं आज़ाद उम्मीदवार जो जीत के आ जाते हैं? सीधी सी बात है, वोट ख़रीदा जाता है, लोग बिकते हैं, ज़मीर फरोशी की जाती है, मुनाफकत की जाती है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को भी पता है, इनकी पार्टी हो, हमारी हो, पीपल्स पार्टी हो। देखिए आज फैसला ये करने की ज़रूरत है कि हमने ये खरीदो फरोख्त का बाजार किसी भी लेवल पे ख़त्म करना है या नहीं करना। इसके ऊपर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते हैं। अभी तो पूरी कौम देख रही है, ये दोनों पार्टीज मिसाके जमहूरियत से राय फरार अख्तियार कर रहे हैं। शिक नंबर 6 पे खुद इन्होंने सेनेट इंतखाबात के हवाले से एक दूसरे से इन्होंने कमिटमेंट की कि हमने इसे ओपन बैलेटिंग से या जैसे भी करना है, जो भी इनके पास रोड मैप था। आज अगर वही बात हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, उसके पे ऊपर ये दोनों तनकीद कर रहे हैं। अगर हम वाकई संजीदा हैं तो फिर हमें इस सारे काम को सेनेट को इससे पाक करना होगा। इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। चले इन्होंने बात कर दी है सियालकोट इलेक्शन की, मैं ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर रहा हूँ मलिक साहब आपके प्रोग्राम से, मैंने वो आके ओथ दें आपके प्रोग्राम में। क्या उन्होंने पिछले इलेक्शन में प्रेसिडिंग ऑफिसर नहीं खरीदे? देखिए मलिक साहब आप अपनी नू लीग से पूछ लेना कितने में खरीदे थे आप, ये तो बता दें कितने में खरीदे थे। टेलीफोन कॉल का जिक्र वो एक तो लगे रात के 2 बजे जो टेलीफोन कॉल की, वो उनसे वही आपको बताएंगे किस तरह खुद दिए पैसे। ये नहीं कि किसी वर्कर ने दिए या फ्रंटमैन ने दिए,
ख्वाजा आसिफ ने खुद बैठ के पैसे तकसीम किए प्रेसिडिंग ऑफिसर। इतना बड़ा इल्जाम आयद कर रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत भी होगा ना? जो लोग चोर दरवाजों से आपके पास कोई सबूत भी होगा कि इस रिटर्निंग ऑफिसर को इतने पैसों में खरीदा, उसका कोई सबूत एविडेंस है वो भी तो होना चाहिए। ऑफिसर नहीं खरीदा। देखे हमारी इनकी सारी टीम यहाँ बैठी हुई है सियालकोट इलेक्शन में। मलिक साहब इनके MNAs कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, वो आ नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो रोजाना की बुनियादों पे आ रहे हैं। इनके MPAs यहाँ आ रहे हैं, ये लोग पूरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस इलेक्शन को। पिछले 2-3 दहाइयों से 90 की दहाई से ये सियालकोट की ये सीट जीतते आ रहे हैं। ये मास्टर है खुद खरीदो फरोख्त के नून लीग वाले, ये क्या दूसरों पे इल्जाम लगाएंगे। मैं डॉक्टर साहब आपको दावत देता हूँ, चांडियो साहब को, आए मिलके खात्मा करें ये खरीदो फरोख्त का, लोगों पे छोड़ें, एक हकीकी डेमोक्रेसी की तरफ चलें, हम जमहूरियत की तरफ चलें। क्या ये जमहूरियत है कि हम खरीदो फरोख्त करके सेनेट में पहुंच जाएं या धांधली करके हम पार्लियामेंट में में चले जाएं? जी जरा मुझे भी इजाजत दीजिए, पहले चांडियो साहब से कर लीजिए, मगर इस पे मैं जरूर तफसील जरूर करें। जब तक चांडियो साहब इस वक्त सेनेट इंतखाबात जो है वो मरकज़े निगाह हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर टॉक शोज़ में और जलसे जुलूसों में हर जगह एक ही बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर बाकी जमातों में बड़े बड़े लीडर भी यही बात कर रहे हैं कि नोटों के बोरियों के मुंह खुले हुए हैं और बंदे खरीदे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कोई नई बात नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है, मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं तो इनको याद दिला रहा हूँ जो सेनेट में हुआ, जितने मेंबर खड़े थे हिमायत की, हाथ उठा के खड़े थे, उनमें 10 कैसे कम हो गए? वो आपने नतीजा क्यों कबूल किया? वो आपने क्या किया था? वो जादूगरी कौन सी थी? लतीफ़ साहब ये सब के सब दरवेश है। अच्छा अभी कहता हूँ, हम आपके साथ हैं, आप आए पार्लियामेंट में, आपको ये ऑर्डिनेंस और ये मसले की हल क्या ज़रूरत है? पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट के लोगों को एतमाद मिले, पार्टियों को एतमाद मिले, आपकी नीयत साफ़ है, पार्लियामेंट से कामयाब हो जाएंगे। पार्लियामेंट से भागते हैं तो दाल में काला है, यहाँ हमें शक व शुबात बढ़ते हैं। पार्लियामेंट से भागते क्यों हो? पार्टियों को बुरा भला कर रहे हो, पार्टियों को गालियाँ दे रहे हो। अभी कल इन्होंने कहा जो पार्लियामेंट को गालियां दे रहे थे, भाई वो और कोई नहीं था, वो वज़ीर आज़म साहब थे। किसी ने गालियां पार्लियामेंट को नहीं दी है। ये वज़ीर आज़म साहब ने जो अभी है चौक में खड़े थे, लानतें भेज रहे थे पार्लियामेंट पे, गालियां दे रहे थे, हम नहीं थे। कल इनके वज़ीरों के बयान आए जो पार्लियामेंट को गालियां, भाई वो आपके वज़ीर आज़म थे, हमने नहीं, हमने कभी भी गिरी हुई सियासत की ही नहीं है, कभी भी नहीं। हम चांडियो साहब आपके ख्याल में ये पार्लियामान के अंदर आइन साजी के ऊपर बाकायदा वो तरीकाकार या पार्लियामेंट्री कमेटी को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डिनेंस का रास्ता क्यों अपनाया इन्होंने? इसमें बुज़दिली है, इनको अपने मेंबरों पर यकीन नहीं है, और सच्ची बात भी यही है, जो कल बिके थे वो आप भी बिक जाएंगे, जो जाहिर ज़रूर नहीं हिमायत करें वो छुपके भी नहीं करेंगे। डर है, खौफ है, कुछ भी नहीं है। हम नहीं करते, हाँ हमारे भी भाग सकते हैं, हमारा भी कोई गद्दारी कर सकता है, लेकिन हमें खौफ नहीं है। हम सियासी अमल पे एतमाद करते हैं। सियासी अमल करो, गलती होगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये सियासी अमल वाले लोग न सियासी अमल के ज़रिए जीते हैं, न सियासी अमल के ज़रिए हुकूमत मिली है, न सियासी अमल के ज़रिए हुकूमत चला रहे हैं। ये हुकूमत तो नहीं है। किसी भी तजिया निगार से पूछे, हुकूमतें ऐसे चलती हैं, हुकूमतें ऐसे होती हैं। वज़ीर आज़म साहब इस अंदाज से बोलते हैं, गली का कोई आदमी नहीं ऐसा बोले जिस जो ज़बान वज़ीर आज़म की है, ऐसी कभी आपने सुनी किसी वज़ीर आज़म की ज़बान? जिस अंदाज से अपने उसूलों और बातों से दस्तबरदारी वज़ीर आज़म करते, कभी आपने ये सुना ऐसा? अपने ऐलानात से जैसे मुकर जाना, ये हुकूमत कर रही है, आपने कभी ऐसे सुना? जो बातें इन्होंने की है वो सब अजीब व गरीब बातें, खुदा की कसम कोई सियासी हुकूमत ऐसी हो नहीं सकती। तो ये जो पार्लियामेंट में हो रहा है, होना चाहिए था, और ये बाहर कर रहे हैं, ये लतीफ़ साहब खौफ है और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर मुसद्दिक साहब जी, मैं 2-3 नुकात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहली बात ये जी कि मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ को हाइब्रिड रूल कहा जा रहा है बड़े दिन से, ये 1 पार्टी रूल है। ये जितने भी टूल्स आपके सामने इस वक्त आ रहे हैं, ये 1 पार्टी रूल को मुसल्लत करने के टूल्स हैं। मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो सीक्रेट बैलेट को निकाला जा रहा है, और आज भी जिस तरह कहा है कि
प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में भी वोटों की गड्डियां चल रही हैं, तो इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि कल किसी ना किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि क्योंकि इधर भी नोटों की गड्डियां चल रही हैं वोट खरीदने के लिए सड़क पे, तो इधर भी सीक्रेट बैलेट को ख़त्म कर दिया जाए। यानी सीक्रेट बैलेट को ख़त्म कर दिया जाए तो बैलेट हो ही क्यों? क्योंकि जहां पे पैसे के जरिए यहां पे किया जाता है इन्फ्लुएंस। आपने अगर आज की हेडलाइंस देखी अखबारात में, जो 2 रोज़ की गुज़श्ता की प्रोसीडिंग्स है, उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी का तज़किरा होना शुरू हो गया। जी मैं वही जी नुमाइंदगी में तो कोई वोट की जरूरत नहीं, कोई बैलेट की जरूरत नहीं। लेकिन अब आइडिया ये है कि जब आप सेनेट को भुगता लेंगे तो फिर क्यों ना यही चीज़ की जाए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में भी, क्योंकि आइन के तहत तो तीनों ही हैं। और वहाँ पे भी ये कहा जाए क्योंकि वोटों की गड्डियाँ लेके लोग जाते हैं, इस वजह से सीक्रेट बैलेट ख़त्म कर दिया जाए। यानी ये बात तो हो रही है कि नोटों के ज़रिए वोट को इन्फ्लुएंस किया जाता है, मगर जो दूसरे तरीक़ाकार हैं, नैप का तरीक़ाकार है, इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है, लोगों की वीडियोज़ बनाने का तरीक़ाकार है, लोगों के कारोबार बंद करने का तरीक़ाकार है। जब सीक्रेट बैलेट नहीं होगा तो कौन अपने कारोबार बंद करवाएगा, कौन अपने प्लाजे तोड़वाएगा? तो फिर इसका मतलब है कि वन पार्टी रूल, हाइब्रिड रूल आ जाएगा, फिर मुल्क आराम से सुकून से चलेगा, पुरबाश होगा। तो ये पूरा मुकदमा जो इस वक्त हुकूमत आगे लेकर आ रही है, यह हाइब्रिड रूल वाला, ये एक फैशिस्ट रवैया है मेरे नुक्ता नज़र से जी। और मैं जो आपके सामने, वैसे सर ओपन बैलेट को होना चाहिए एज मैटर ऑफ प्रिंसिपल। आपने गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात का आप इलेक्शन देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 अरकान मुंतखब हुआ है केपी असम्बली में, 17 और प्लस 17 सीटें उनको वोट चाहिए थे, देखिए, जबकि उनके अपने 7 अरकान हैं। मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए जी। क्यों नहीं सेनेट का डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है? देखिए, अगर मुझे पार्टी वोट देगी तो मैं सिर्फ पार्टी की बात सुनूंगा, लेकिन अगर मैं आवाम का वोट लेकर आऊँगा सेनेट के अंदर और 20% पंजाब का वोट लेकर आऊँगा, अगर मैं ले सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं मैं लोगों का मुकदमा लेकर आगे चलूंगा मेरे नुक्ता नज़र से। अब मैं कुछ बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आई डोंट वांट दिस टू बी एन एकेडमिक डिबेट। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत कर रही है ये बिल्कुल वही है जो NRO के ज़रिए किया गया था, कि किसी ना किसी तरह से अदालत को प्रेशराइज किया जाए कि अदालत के ज़रिए आइन से मावरा, आइन के ऊपर जाके एक ऐसी चीज़ करवाई जाए जिसके तहत आइन पामाल हो जाए। मेरे नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट आइन साजी तो नहीं कर मैं ये तो नहीं आपको एडवाइजरी रोल, मैं आपको कह रहा हूं कि हुकूमत इस वक्त ये जो इनका तरीक़ाकार है, पहले सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए NRO कह रहा हूँ, LFO लाने की कोशिश कर रही है। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने शायद पहले NRO कह दिया। LFO लाने की कोशिश कर रही है, एक गैर आइनी चीज़ करवाना चाहती है अदालतों से, उन पे प्रेशर डाल के। मुझे ये लगता है, मुझे उम्मीद है कि अदालतें इस प्रेशर में नहीं आएंगी, लेकिन ये बिल्कुल वही खेल खेल रहे हैं जो नज़रिया ज़रूरत का खेल है। आपने डॉक्टर फिरदौस का भी तज़किरा किया, उनका स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा सुन लें, दिखाएगा जी क्या क्या फिरदौस बीबी ने। हमें ये पता है कि किन गाड़ी डिक्कियों में पैसे भर के इन दोनों हलकों में बांटे गए रात को, और किन गाड़ियों में आज बांटे जाने हैं। ये बाई इलेक्शन का तस्करा कर रही है। हाँ, तो अब बताइए, बाई इलेक्शन तो नेशनल और प्रोविंशियल के है ना, तो उधर क्यों ना फिर सीक्रेट बैलेट खत्म किया जाए? अगर यहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है और वहाँ पे खरीदो फरोख्त हो रही है, और यहाँ की खरीदो फरोख्त का ये कह रहे हैं कि तो इसका के अंदर तो पैसों से लोग पहले भी ये आटे और अनाज के वो बना के ना बाकायदा बैग्स वोट लेने के लिए तकसीम करना। तो अगर मैं आपकी बात मान लूं तो इस वक्त की हुकूमत ये कह रही है कि इसके वजह से अगर ऐसा होता है तो सीक्रेट बैलेट खत्म कर देना चाहिए, ये कह रही है हुकूमत। तो और प्रेशर से आप वेरीफाई जब देखिए, अगर एक चीज नहीं, आपके वोट जो आप अंदर डालते हैं उस पर कोई थंब इंप्रेशन नहीं होता, वो ट्रेसेबल नहीं होता, वो जो है वो सीक्रेट बैलेट होता है, काउंटर फाइल। सिर्फ काउंटर फाइल पे आप कह सकते हैं इस बंदे ने वोट डाला है या नहीं, सिर्फ ये आप देख सकते हैं, ये नहीं बता सकते उसने किसको वोट डाला है। हुकूमत ये कह रही है, और आप हुकूमत की जरा दोहरा मयार देखें कि जो वो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं उसमें सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन वो नहीं चाहते ट्रांसपेरेंटली हो, सिर्फ सेनेटर का ट्रांसपेरेंटली हो। यानी जो एक्सेप्शन आइन ने डाली है 226 की, वो ये है कि तमाम इलेक्शन जो आइन के तहत हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल और सेनेट का, विद एक्सेप्शन टू प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चुनाव, चीफ मिनिस्टर का चुनाव, और नेचुरल उसका जो एक्सटेंशन है, और सेनेट के चेयरमैन का चुनाव, वो नहीं डाला। और दूसरा अंदर दोहरी शहरियत डाली, जो आज अब ये कहेंगे क्योंकि वावडा साहब के कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, तो अब ये कहेंगे उसको निकाल देते हैं। यानी एक बंदे के लिए आइन के अंदर ये डालना चाहते थे। बिलावल भुट्टो का आज का स्टेटमेंट सुन ले, फिर उस्मान साहब से जवाब लेते हैं। दिखाएगा बिलावल। PS 88 के जियालों ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि इन कठपुतलियों का असल औकात क्या है। उनके सारे मेंबर्स जानते हैं
कि ये तो हुकूमत जा रही है, वो इनके कहने पे क्यों वोट देंगे? तो वो खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें टिकट दो, इंशाल्लाह ताला हम आपको वोट भी देंगे और आगे जाके आपके उम्मीदवार भी बनेंगे। छोड़ दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे। उस्मान डार साहब, जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने दो नशिस्तें जीती हैं बाई इलेक्शंस के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोट 2018 और 2021 में फ़र्क है, 1/4 वोट रह गया आपका। जो 2018 में आपने वोट लिए थे, 2021 में वो घट के 25% रह गए। हालांकि ज़िमनी में हुकूमत को एडवांटेज होता है। तो अभी जो आपके पास सूरत हाल है, वो पंजाब में बड़ा चैलेंज है आपके पास। अगर नून लीग के मुकाबले में अगर आपको ऐसी मार पिट गई पंजाब में, तो सियासी तौर पर साख आपकी बुरे तरीके से मजरू हो जाएगी। देखिए मल साहब, पहले तो बिलावल साहब, मुझे नहीं समझ आ रही किस बात का खुशी और जश्न मना रहे हैं। ये दोनों सीटें ये पहले से जीते हुए थे, ये पीपल्स पार्टी की सीटें थी। मलीर में भी ये 22 या 23 हज़ार वोट इन्होंने 2018 में लिया, तकरीबन उतना ही वोट इन्हें आज पड़ता है। आपकी बात ठीक है, हमने 13-14 हज़ार वोट लिए, अभी 4 से 5 हज़ार हमें वोट पड़े हैं। देखिए जनरल इलेक्शन में लोग बाहर निकलते हैं इस सेंस में कि हमने जी गवर्नमेंट बनानी है, हमने चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो इसलिए वो एक अलग माहौल में इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा होता है। पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट डाला है सर। मैं तो सोचता था कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, करप्शन बड़ी हो रही है, गंदम वहाँ लोग चूहे खा गए हैं, लाड़काना में HIV बहुत फैल गई है, और कराची से गलियों में पानी में डूब गई, फौज बुलानी पड़ी, तो पीपल्स पार्टी का वोट कट जाएगा, उनका वोट बढ़ गया है, आपका 1/4 रह गया। ये क्या हुआ है वहाँ पे? 22 हज़ार से 24 हज़ार पे क्यों गए? देखिए मैं उधर उनकी हुकूमत है, उस वजह से हमारे वोटर्स से बाहर नहीं आए। मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ। चले, आपने सियालकोट के इलेक्शन की बात की है। देखिए मल साहब, ये सीट जिस पे इलेक्शन हो रहा है 75 डस्का में, ये पिछली 3 दहाइयों से, 90 की दहाई से ये सीट PMLN जीतती आ रही है, यहाँ से MNA की। पिछले इलेक्शंस में 40 हज़ार वोटों से ये 2018 में जीते हैं। तकरीबन 5 की 5 MNAs की सीटें ज़िला सियालकोट की PMLN जीती है। डॉक्टर साहब, यहाँ तो धांधली नहीं हुई होगी, क्योंकि ज़िला सियालकोट में PMLN जीत गई। वो अलग बात है, हाजा आसफ ने प्रेजाइडिंग ऑफिसर खरीदे, वो सारा कुछ किया, लोकल मैनेज किया, वो ये नहीं मानेंगे कभी, यहाँ तो धांधली हुई नहीं है। मेरा सवाल ही नहीं ये होगा कि सुन लेना, चले मेरी पहले पूछ लेना, अगर लेट्स से कल PTI जीत जाती है तो क्या डॉक्टर साहब बोलेंगे नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठ के जी खलाई महलूक ने जिता दी है? और अगर ये जीत जाते हैं तो फिर मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत हो पंजाब में मरकज़ में, तो PMLN जीत जाए तो इलेक्शन फेयर ही हुआ ना। अगर धांधली ही करनी थी इमरान खान ने तो सर आप दोनों तरफ से अपनी साइड कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हार और जीत दोनों की तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं। एक हार वाला जवाब, एक जीत वाला जवाब। अभी तो एक ही दावा करें कि हम जीतेंगे, बाकी बातें बात के लिए रखें। हालांकि जीत वाला तो इनको नहीं दावा करना चाहिए। नहीं, अभी तो यही कहना चाहिए, अभी तो उस्मान डार को यही कहना चाहिए कि हम जीत रहे हैं, 40 हज़ार वोटों से रहेंगे, बस कल जो भी होगा कल की बात है। मैं मलिक साहब, मैं इनके परेशान लगते हैं मुझे डॉक्टर साहब, आपको बता रहा हूँ जो ये कर देंगे या ये जो आप मुझे परेशान लगते हैं, दबाव का शिकार लगते हैं। नहीं, परेशान नहीं लग रहे हैं। देखिए वो तो कैंपेन थी, उसकी वजह से दबाव का। देखिए पहले तो मैंने आपको कहा है कि ये वो सीट है जो 30 साल से जीत रहे हैं, 40 हज़ार वोटों से जीती है। और अब PMLN से नहीं हमारा मुकाबला। सर ये पेशबंदी अभी तो ना बांधे सर, इलेक्शन तो हो जाने दें। ये तो कंसेशन स्पीच, ये सर पोस्ट इलेक्शन वाली तकरीर है जो आप अभी कर रहे हैं। लगता है कंसेशन स्पीच आप दे रहे हैं। और आप अपनी गाड़ी में नोटों की गड्डियां दोबारा चेक करें, मुझे लगता है तादाद कम हो गई है आज। फिरदौस आशिक खान साहिबा का बयान जो है वो आपको गौर करना चाहिए उसके ऊपर। पाकिस्तान देखिए मल साहब, मेरा उसके बावजूद अगर इन्हें पैसा लगाना पड़ रहा है, इनके MNAs यहाँ आ रहे हैं, MPAs आ रहे हैं, मरियम सफदर साहिबा खुद आई हैं। मैं मल साहब चाहूँगा कि आप अपने रिपोर्टर को डस्का से, सियालकोट से ले लाइन पे और उससे पूछें जो यहाँ अवामी इज्तिमा मरियम सफदर करके गई हैं और जो हमने किया कल वर्कर्स के साथ, खुद मुआवजा कर लें। अवाम निकली है बाहर, लोग तब्दीली के लिए निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये नताइज कबूल करेंगे? कल भी कहेंगे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो गया, पुलिस का इस्तेमाल हुआ, DC ने ये कर दिया। देखे ना इनके बयानात क्या आ रहे हैं।
मैं असल बात पे ये आना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन मेरी हमदर्दियां सारी गुज़श्ता इंतखाबात में भी आपके साथ थी, अब भी आपके साथ है। लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, छुप छुपा के नहीं कह रहा, लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ। मैं भी हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा है मेरी हमदर्दियां, तो मैं भी कहूँगा मैं वाकई इनके साथ हूँ जनाब, मैं लेकिन अपनी हमदर्दी का इजहार करना चाहता हूँ। मौला बख्श चांदी साहब से पूछते हैं। चांदी साहब, सेनेट इंतखाबात का चैलेंज अभी सर पे है, सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा, कोई रास्ता चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सदारती रेफरेंस है, उसके ऊपर उन्होंने राय देनी है, लेकिन अगर हम 2-3 दिन से जो प्रोसीडिंग चली हैं वहाँ जजेस का माइंड रीड करने की कोशिश करें तो वो एक बड़ी क्लियर चीज़ नज़र आती है। वो कहते हैं बैलेट सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, बड़ी वाज़ेह राय नज़र आती है, एक डायरेक्शन नज़र आती है उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर उसको असेसमेंट के तौर पर लिया जाए तो वो कहते हैं कि बैलेट सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। बैलेट ही तो असल चीज़ है जिससे करप्शन का पता चल सकता है, तो फिर ये क्या किया जाए, क्या होना चाहिए इसके ऊपर? पहली बात तो मैं बातें सुन रहा हूँ डार साहब की कि वो परेशान है, ये बात दुरुस्त है आपकी। और दूसरी बात मैं ये भी मानना चाहता हूँ, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ, वो अपनी गुफ्तगू में पीटीआई के नहीं लगते हैं। उनके गुफ्तगू में पीटीआई बिल्कुल नहीं है। पीटीआई हो और तमीज़ से बात करे, मैं हैरान हो गया हूँ, वाकई आपको कह रहा हूँ। अब दूसरी बात अदलिया की, मैं अदलिया पे तबसरा कभी नहीं करता, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं गरीब आदमी हूँ, बड़े आदमियों पर इनका नहीं, कुछ नहीं होता। गरीबों को पकड़ना सब आसान होता है, कुछ नहीं है जनाब। ये इन्होंने खिचड़ी पकाई हुई है। वहाँ पार्लियामेंट में गए, वहाँ अदलिया में गए। जब भी मैं अदलिया का एहतराम के साथ कह रहा हूँ, मेरा अपना मौक़िफ़ है, इसमें अदलिया के साथ टकराव की बात नहीं है। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करते। पार्लियामेंट का अख्तियार पार्लियामेंट को करना चाहिए। पार्लियामेंट का अख्तियार जब आप दूसरों को देंगे, पहले भी एक बार गलती हुई, हम चले गए अदलिया में, हमारे एक बहुत बड़े लीडर चले गए कि पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है। ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती थी। आप उस दिनों के प्रोग्राम देखें, मैंने कहा था ये सानिया है पाकिस्तान में। अब भी कहता हूँ, जो मामला पार्लियामेंट के वो पार्लियामेंट में रहने चाहिए। जो तरमीम पार्लियामेंट को करनी है वो पार्लियामेंट को करनी चाहिए। अगर इसकी पार्लियामेंट की अहमियत आप ख़त्म कर दोगे, अदलिया की अपनी जगह पर अहमियत है, आपके आर्डिनेंस की अपनी, लेकिन जो रिवायतें हैं जिससे निज़ाम चलेगा उसको तो आप खड्डे में डाल रहे हैं ना। ये बिल्कुल ही पॉलिसियों के जमहूरियत के मुनाफी प्रोग्राम है। अदलिया जो भी फैसला दे, मैं उस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट तारीख कहेगी। ये पार्लियामेंट का फैसला हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए। ये कहाँ कैसे होगा मामला? पार्लियामेंट अगर कहे कि चले ये ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका आइन तो ख़त्म हो गया। आपके आइन ने कहा है कि ये मख्फी वोट रहेगा। अब जब आप ये करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं मुत्तफिक हूँ डॉक्टर साहब से, ये बैलेट पेपर की अहमियत ही ख़त्म करना चाहते हैं। ये बैलेट पेपर के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बैलेट पेपर की हकीकत को, सच्चाई को मानते ही नहीं है। इन्होंने लाठी चलानी है, इन्होंने डंडों के ज़ोर पे हुकूमत ली है, इन्होंने डंडे के ज़ोर पे जीती है। अब ये डंडे के ज़ोर पे रवायतें डालना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस मुल्क के बाशऊर को, अवाम को जिस वक्त भी मौका मिलेगा वो जमहूरी रिवायत को दोबारा पलट कर लेकर आएगा। ये मामला इनके नहीं चलेंगे। ये थोड़ा हमने देखा है, अभी मैं तफसील नहीं करना चाहता, हमने ज़िया-उल-हक देखा है। ज़िया-उल-हक ने क्या नहीं किया, दुनिया भर की बिद्दतें सियासत में शामिल की ज़िया-उल-हक ने, फिर वो रहा, फिर उसका कानून रहा। मुशर्रफ ने क्या किया, लाठी के जोर पे क्या नहीं किया? आपको याद नहीं कराची में मुशर्रफ ने क्या किया? इस्लामाबाद में कैसे मुक्के लहरा है? आज कहाँ है मुशर्रफ? और इन्हीं के दोस्त कहते हैं मुशर्रफ निजात दहिंदा है। आज निजात दहिंदा खुद निजात के लिए दुआएं मंगवा रहा है लोगों से। आप बताएं। ये भी कह रहा हूँ, ये सिस्टम भी इनका नहीं रहेगा। अब जितने दिन भी इनके पास ताकत है, अख्तियार है, भले इस्तेमाल करें। लेकिन बखुदा मलिक साहब, लोग हंसते हैं, बखुदा हंसी आती है। और जो सियासी लोग हैं उनको शर्म आती है। जैसे मैंने अभी उस्मान साहब के लिए कहा कि वो पीटीआई के नहीं लगते हैं। ये पहचान बन गई है पीटीआई की, बदकलामी, गुस्ताखी, झूठ, यूटर्न। यार क्या आप कहते हो? ये मुल्क में सियासत हो रही है। सियासत को मलिक साहब इस हुकूमत ने गाली बना दिया है। और ये मैं समझता हूँ अवाम अपना बदला भूलते नहीं। जिस वक्त भी अवाम को मौका मिला वो इनसे सारे मामलात का बदले लेगा। मैं अदलिया से एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ,
मुझे उम्मीद है वो उनको तबीयत पे गिरा नहीं गुजरेगी कि मैं गरीब कारकुन हूँ, जो मेरी समझ है। मैं उनको कहता हूँ आपके फैसले आपको ही करने चाहिए। आपका काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ है, आपका काम। मेरी गुजारिश है, मैं मुझसे नाराज़ ना होना, मेरे से नाराज़ होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कहलाएगी। सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासी मामलात सियासतदानों को हल कर लें। सारी दुनिया में मुल्कों ने बहरानों पे कंट्रोल इसीलिए किया है कि सियासतदानों ने की है, आइन वालों ने चलाया है, अदलिया ने चलाया है। आप देखें कितने अच्छे मुल्क के मामला चलते हैं। अभी अमेरिका में कोई कम बहरान था, उनके इदारे खड़े हो गए अपने रिवायतों पर। आगे चलाते हैं। मैं अपने इदारों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये बड़ा खतरनाक बहरान है, ये बड़ा खतरनाक बहरान है। इसमें आप अपना किरदार मेहमानों की तरह हल करें। मुसद्दिक साहब, जो आज सेनेट पेपर्स के मौके के ऊपर परवेज़ रशीद साहब के पेपर्स के ऊपर इतराज़ात सामने आए, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके जो डिफ़ॉल्ट नज़र आता है पंजाब हाउस का, जो उनका बिल्स हैं रिसीवेबल, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो क्या उनको वाकफियत नहीं थी, सरप्राइज़ था? मैं कुछ समझ नहीं सका कि जी मुझे पास तफसील तो नहीं। मेरी दो बिल्स हैं जी, वो स्क्रीन पे डालिएगा जी। मेरी परवेज़ साहब से बात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल में वो डिस्प्यूटेड बिल्स हैं जिसकी वजह से उनकी अदायगी नहीं हुई। परवेज़ साहब इस दौरानिए में वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे रहा करते थे पंजाब हाउस में, और ग़ालिबन ये मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी परवेज़ साहब से बात नहीं हुई, जो दीगर दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि जब वो चले जाते थे तो अपना सामान पैक करके कहीं रख जाते थे। तो क्योंकि वो अपना सामान साथ लेकर नहीं गए, तो उन्होंने वो 5, 6, 7 साल का डेली बिल, यानी कई हज़ार दिन, 6-7 हज़ार, या जितने भी, मुझे नहीं मालूम कितने हज़ार दिन, वो बिल के ऊपर लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं। मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ प्रिंट आउट था कि मैंने ऊपर नीचे कर दिया, उसके 2 बिल्स हैं जी, 2 बिल्स हैं, मगर एक बिल जो है उस पर एक में तो गालिबन कई हज़ार दिन है। यानी वो उन्होंने किया ये है कि क्योंकि उनका सामान वहाँ पे पंजाब हाउस में किसी जगह पे पड़ा रहता था, तो उन्होंने उस कमरे, उन्होंने ये कहा है कि ये रहे हैं थ्रू आउट, और कोई 60 लाख रुपए 70 लाख रुपए का बिल उन्होंने बना के उन्हें भेज दिया है। एक बिल बनता है जी 69 लाख, मगर कितने दिन है जरा देखिए, दूसरा है 2.6 का। 2 बिल दिन देखिए, जरा दिन देखिए कितने उन्होंने लिखे, काफी दिन है जी, ढेर सारी दिन। नंबर ऑफ डेज में 86, 111 और 1817, ये टोटल 2000 मिलाएंगे तो काफी ज्यादा, 2-3 हज़ार। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-3 हज़ार दिन उन्होंने उनको चार्ज कर दिए हैं, और जानते हुए कि वो एक ईमानदार आदमी है, किसी के लिए 70 लाख रुपया निकाल के देना। तो लीगल पोजीशन क्या है? अगर वो अपने बिल्स पे करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे या नहीं? क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, तो मेरा ख्याल है कि वो अपील करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने जवाब दे दिया, मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, मैंने डिस्प्यूट किया है, ये डिस्प्यूटेड बिल हैं, जब इनका फैसला आ जाएगा तो मैं पैसे जमा करवा दूंगा। वरना इलेक्शन कमीशन उनको कह सकता है कि आप पैसे जमा करवा दें, आपको 48 घंटे की मोहलत दी जाती है ताकि आप लीगल ऑप्शन में ही होता है, मुझे मौका दिया जाता है। ये मुझे नहीं ऑनेस्टली पता, मुझे नहीं मालूम, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन उस्मान डार साहब से पूछ लेते हैं। उस्मान डार साहब, ये परवेज़ रशीद के कागजात आज, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए नवाज शरीफ साहब को इस बात पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो अपने बेटे की कंपनी के बोर्ड पे थे, पैसे उन्होंने लिए नहीं, ये पीटीआई भी मानती है, ये अदालत ने भी माना है, मगर ले सकते थे, बिल रिसीवेबल, क्योंकि ले सकते थे, इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे। वावडा साहब की दोहरी शहरियत के कागजात वहाँ पे दर्ज हैं, दाखिल हुए हैं। 6 महीने में हारून साहब को निकाल दिया, सादिया अब्बासी को निकाल दिया, उनके मुकदमे का फैसला नहीं हो सका। और आज जो है वो सादिक और अमीन ही है सेनेट के लिए, जब उनकी उसका केस का फैसला होने वाला है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सादिक और अमीन ना रहते। उससे पहले इमरान खान जो कहते हैं साफ चली शफाफ चली, जो कहते हैं कि जो शख्स ज़रा सी बेईमानी करे उसका कोई मुकाम नहीं है सियासत में, और थू थू करते हैं उन लोगों के ऊपर। आप देखिए वो साफ चली शफाफ चली ने क्या किया कि ऐसे करते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी टर्म ख़त्म हो या तुम्हारा फैसला आए, तुम वहाँ से रिज़ाइन कर दो ताकि फैसला ही ना आए और मैं तुम्हें सेनेटर बना देता हूँ। जो सादिया अब्बासी की, थोड़ी सी मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, सादिया अब्बासी की और हारून साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी, वो ड्यूल नेशनैलिटी वाली क्लॉज जो थी 63(1)D उस पे हुई थी, या वो सादिक और अमीन वाली क्लॉज? नहीं, उसमें तो लाइफ टाइम है। जी, इस पे ड्यूल नेशनैलिटी 63(1)D पे हुई थी। मगर देखिए वही, फिर इस पे भी 63(1)D, मगर देखिए, मगर लगनी चाहिए थी ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन सामने आनी चाहिए थी ना। आप एक एयर कवर दें एक डिसइंजेन्युइटी को, यानी एक बेईमानी नजर आता है, एंटीसिपेशन में नजर आ रहा है कि एमएनए से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए तो इस वजह से। मगर मैं कहता हूं कि ये कैसी साफ चली शफाफ चली। उस्मान डार साहब, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? आपकी जमात है, आप ही को जवाब देना चाहिए।
मल साहब, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की मासूमियत पे हैरान हूँ। पंजाब हाउस में मलक साहब मेरे भी गेस्ट ठहरते हैं और जब वो जाते हैं नेक्स्ट डे ही मुझे बिल आ जाता है और मैं वो बिल अदा करता हूँ, इसलिए कि वो सरकारी बिलिंग होती है, जी आपने ये बिल अदा करना है, आपका गेस्ट ठहरा है। आप गौर करें उन सालों के ऊपर जब ये परवेज रशीद साहब ठहरते रहे हैं, PMLN की हुकूमत थी और PMLN वालों को आदत है सरकारी माल को मुफ्त का माल समझ के उड़ाने की। इनकी दौरे हुकूमत ही ना कोई पूछ सकता था ना मांग सकता था, तब भी मांगते होंगे। इन्होंने कहा ना पंजाब में भी हम हैं, मरकज में भी हम हैं, देने की जरूरत ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहीं तो अपने लोगों को जगाया करें यार। कहाँ आप आए रोज करप्शन का दफा करने बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से मियां साहब को नहल किया गया। ये करप्शन तो नहीं है ना जी, अगर उन्होंने पैसे देने हैं तो ये करप्शन है। जब ये कहते हैं जी मियां साहब की सैलरी ड्यू नहीं थी, आप ये कहते हैं, सुन ले मेरी बात, सुन ले, पहले सुन ले, मैं नहीं बोल रहा था, सुने अब बात। जी जी जरूर जरूर डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूँ। पाकिस्तान के उन 5 अजीम जजों की तस्दीक करते हैं आप। ये बात कह के मियां साहब गलत नाहल हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वो इमरान खान का खुदारा फैसला नहीं है। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जजेस नहीं थे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिस फैसले में जीते होंगे वो वाला फैसला क्या एहतराम करें। मेरी बात सुने आप जरा। मैंने मलक साहब मैंने क्यों इस्तीफा दिया? मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि मैं इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करना चाहता था, कानून की पासदारी करना चाहता था इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा लेके। इनके MNAs को दर्जनों नोटिस जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन से, एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। रोजाना यहां सियालकोट आ जाते हैं कैंपेन करने। ये है फर्क। एक तरफ मैं ओहदा छोड़ के आ रहा हूं और ये लोग अगर इतना ही था इलेक्शन में तो MNA-शिप छोड़ के आ जाए। नहीं, आपका तो हम बड़ा एहतराम इन चीजों की वजह से करते हैं, इसीलिए बैठ के हमारी अतरिया के फैसले की तस्दीक कर रहे हैं। तो हम एहतराम करते हैं सर, वो कह लें बात आप। लेकिन डॉक्टर साहब आप एहतराम करते हैं तो मेरे पे भी लाजिम हो गया कि बात तो एहतराम ना करें, मेरा एहतराम बाद में करें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे अपील करता हूं, हमारे काबिल एहतराम जजेस का एहतराम करें, उनके फैसलों का एहतराम करें। इन अदालतों से जब आप लोगों को सवाल केस है ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर इन्होंने उठाया था फैसल वाडा साहब के ऊपर, और उसके जवाब की आपसे दरखास्त की थी आपने, वो दोबारा दरखास्त कर देता हूँ बरजस्ता जी, और अपना टाइम भी दे देता हूँ इनको दोबारा बरजस्ता जी। मैं बरजस्ता दरखास्त भी करता हूँ और अपना टाइम भी देता हूँ। डॉक्टर साहब जरा वो बता दें जो दूसरी बात थी। फैसल वाडा ने नेशनलिटी छोड़ रखी है तो वो सेनेट में जा रहे हैं ना। अब वो फैसला कर रहे हैं। जिस दिन वो नेशनल असेंबली में आए थे, आप दिल पे हाथ रख के कहते हैं उनकी दोहरी शहरियत नहीं थी। लेकिन मैंने फैसला किया। नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, साफ चली शफाफ चली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन उन्होंने नेशनल असेंबली का कागज जमा करवाए थे, दिल पे हाथ रख के बताएं उनकी दोहरी शहरियत उस दिन थी या नहीं थी? अगर थी तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए था, और अगर होना चाहिए था तो आप उन्हीं को जिनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, साफ चली शफाफ चली के तहत सेनेट में ला रहे हैं 6 साल के लिए। ये सवालात हैं, इनका जवाब तो दीजिए अवाम को। देखिए मेरे भाई, पहले तो फैसल वाडा ने कोई लूटमार नहीं की है, एवन फील्ड्स की तरह नहीं की होगी। मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल है भाई। फैसल वाडा या ट्रस्ट डीड जैली नहीं लेके आ गया। आप अपनी लीडरशिप के साथ ना मुआवजा करें यार। आप तो कहां फैसल वाडा, आपसे मैंने आपको कहा ही नहीं कि फैसल वाडा साहब जाली ट्रस्ट डीड लाए हैं। मैंने ये भी नहीं कहा कि वो करप्शन करके आए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे इत्मीनान है, आप दिल पे हाथ रखें और आप सिर्फ कह दें साथ कम अज कम यार फैसल वाडा को ना। डॉक्टर साहब दिल पे हाथ रख के सिर्फ ये कह दें कि जिस दिन उन्होंने नेशनल असेंबली के कागज दाखिल किए थे उस दिन उनके पास दोहरी शहरियत नहीं थी। बस ये कह दें, बात खत्म हो जाएगी। मैं कंटेस्ट ही नहीं करूंगा, आप सिर्फ दिल पे हाथ रख के कह दें टीवी के ऊपर। मुझे ये पता नहीं, पहले मेरी बात सुन लेना डॉक्टर साहब, पहले मेरी बात। जैसा मैं जी सुना डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुन लेना मेरी जान। पहले मैं आपकी तरह अपनी करप्ट लीडरशिप का दफा नहीं करूंगा जिस तरह आप आके बैठ जाते हैं रोज और कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आप तो मेरे से हमला कर रहे हो। तो है ही पूरा, वो तो बहस भी नहीं रही ना। मैंने तो सिर्फ ये दोनों हाथ जोड़ के दरखास्त की है कि आप ऑडियंस के सामने दिल पे हाथ रख के कह दें कि जिस दिन नेशनल असेंबली के कागज जमा करवाए उनकी दोहरी शहरियत नहीं थी, और इस वजह से साफ चली, शफाफ चली, ईमानदार और बाकी सब लानती। देखिए तो वो साफ चली शफाफ चली इतना तो कह देना सर, सुन तो लेना, आप भी ऐसे दिल पे हाथ रख के बोले। सारे अवाम देखें आज के आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई थी उन कागजात के अंदर, किसी जगह पे गलत बयानी नहीं थी और उनके पास दोहरी शहरियत नहीं थी। डॉक्टर साहब फैसल वाडा, देखे पहले फैसल वाडा ने जब इलेक्शन लड़ा है, जहां तक मुझे इतला है वो दोहरी शहरियत छोड़ चुके थे।
अब वो किसी प्रोसेस में थी या नहीं थी, खत्म हुई है मुझे इसका नहीं पता। वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। अब वो सेनेट में जा रहे हैं, उनके सेनेट के पेपर मंजूर हो जाते हैं, सेनेट में क्यों ला रहे हैं? कम से कम मैं ये अगर उनकी टर्म में वो वजीर हैं, वाटर के वजीर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, एक मिनट सर, एक मिनट, वो एक इलेक्टेड मेंबर है, एमएनए का रुतबा बहुत बड़ा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, तो वो एमएनए छोड़ के सेनेट में क्यों आ रहे हैं? सर चेयरमैन सेनेट बनाना चाहिए ना जी, तगड़े सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको क्या इतराज है सर? चेयरमैन मैं तो इनके भी साथ हूं, उनके भी साथ हूं, तो मैंने तो अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। चेयरमैन सेनेट होकर फैसला होगा, हां फिर ठीक है ना, फिर तो इतराज नहीं, आप भी चेयरमैन होंगे, आप भी सेनेट में ही हैं। ठीक, मैंने कहा उनको हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, सब एंड पे आ गए। शफाफियत शफाफियत शफाफियत, बातें बहुत होती हैं, अपनी तौर पर गुजारा करना मुश्किल है। चांडी साहब को आवाज़ जा रही है ना? चांडी साहब, शफाफियत को कैसे इंश्योर किया जाए? जी अभी आई है, अभी आई है। मेरा ख्याल है इस हुकूमत से बड़ी कोई और हुकूमत आएगी नहीं शफाफियत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, मेरा अपना ख्याल है। ये फरिश्तों की हुकूमत में इसमें कोई ऐबदार नहीं है, कोई झूठा नहीं है, कोई अपनी बात से नहीं फिरता, इन्हीं के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर जो छतरी है वो शफाफ लोगों की है, वो ईमानदार लोगों की है। मैं आपको कह रहा हूँ मलिक साहब, बखुदा मेरे ईमान की बात सुन लें, ईमानदारी की बात, जितने दिन ये हुकूमत कायम रहेगी इस मुल्क में सियासत का जनाजा निकलता रहेगा, सियासत के इक़दार ख़त्म हो जाएंगे, सियासत पर एतमाद नहीं रहेगा, ये सियासत का हुलिया बिगाड़ देंगे। ये जमहूरियत सियासत वही है जो इमरान खान की ज़ात के लिए है, लेकिन जब इनकी मुद्दत पूरी होगी तो फिर ये भी रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। हमने बड़े हुक्मरानों को देखा है, हुकूमत के बाद पछताते रहे हैं, अपनी गलतियां बताते रहे हैं। इनका भी पीरियड पूरा हो जाएगा, जब तक चलेंगे। आप भी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी दिल भी कह रही है कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। ये कब तक चलेगा मामला का ड्रामा? सर बिल्कुल एंड पे आ गया हूं डॉक्टर मुसादिक साहब, सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेकर कब तक जो वादा किया रखते हैं कि एक आध दिन में आ जाए, उनमें से एक वादा तो बताएं ना जी। मैं बिल्कुल एंड पे जी, क्लोजिंग रिमार्क। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहूँगा जी, मैं तवक्का ये रखता हूँ कि फ़ैसला आइन के मुताबिक आएगा, मैं तवक्का रखता हूँ और मुझे उम्मीद भी है। लेकिन मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जो हुकूमत ने चाल चली है, नज़रिया ज़रूरत वाली चाल है, ये LFO वाली परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप वाली चाल है, कि बजाय इसके कि एक आइन के अंदर तरमीम जो पार्लिमान में होनी चाहिए और बड़ी डिबेट के बाद होनी चाहिए, लड़ाइयों के बाद होनी चाहिए। जमहूरियत का मकसद ये होता है कि कमेटी के अंदर बैठे लड़ाइयाँ करें, मगर उसके बाद तरमीम लेकर आएँ जिस पे कंसेंसस हो। आपने कहा इसको बाईपास करें। हम क्या समझते हैं इस पार्लिमान को, हम क्या समझते हैं इसकी कमेटियों को, और हम क्या समझते हैं डिबेट को? क्यों हो डिबेट? डिबेट बंद करो, आवाज बंद कर दो। यहाँ पे वन पार्टी रूल हो, यहाँ पे एक हाइब्रिड रूल हो, जो जैसे कि अभी चांडियो साहब कह रहे थे 2.5 साल नहीं 250 साल चले, और इमरान खान तो कह चुके हैं कि 5 साल तो है ही नहीं काफी। वोट मेरे रास्ते में हायल है, वोट। पर मौलाना बख्श चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।